कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। और सो हम कैनेडियन अकेडमी ऑफ डेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी साइंसेज के स्टूडेंट हैं। हम डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, विल बी ग्रेजुएटिंग दिस ईयर और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम यहाँ पे आए हैं आपको कुछ समझाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। माई सेल्फ दीपिका शर्मा, मैं पंजाब से हूँ एंड ये मेरे फ्रेंड हैं, ये रमनदीप कौर हैं, ये भी पंजाब से हैं। And she's Audrey, and she's Malina, and वो आरुषि है, and then last is Kunal. So we are 6 musketeers. हम आपको educate करेंगे about smoking, betel nut और पान। हो सकता है कि आप लोग सोचें कि हम ये टॉपिक क्यों लेके आए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में कोई ऐसा इंसान हो जो पान चबाता हो पर उसको पता ना हो कि इससे कैंसर होता है। हो सकता है कोई जर्दा लगाते हो और उनको पता ना हो कि उन्हें कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग सबको पता है कि हम स्मोकिंग करेंगे तो हमें कैंसर हो सकता है, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सो पहले शुरू करने से मेरे पास कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, और जैसे जैसे आप उनके जवाब देते जाएंगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपके हिसाब से हमें दिन में कितने बार ब्रश करना चाहिए? Not after every meal. It's 2 बार करना है हमें। So सुबह करना है हमें, और रात को डिनर के बाद आपने दूध पी लिया, डिनर कर लिया उसके बाद। ये नहीं है कि डिनर करा, ब्रश करा और दूध पी के सो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको 2 टाइम ही ब्रश करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि जब आप ब्रश कर लेते हैं उसके बाद आपको और क्या चीजें यूज करनी चाहिए। जैसे हमें मोस्टली पीपल को पता है कि हम सिर्फ ब्रश करते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें इतनी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होती है। ब्रशिंग के साथ हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो जिनका मकसद ये है कि आपकी ब्रशिंग इफेक्टिव हो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि अकेले फ्लॉस करनी चाहिए, अकेले माउथ वॉश ही करना चाहिए ब्रश के साथ, अकेले टंग क्लीन करनी चाहिए, कि तीनों चीजें करनी चाहिए आफ्टर ब्रश? हाँ, तीनों करनी चाहिए। एंड कोई मेरे को सीक्वेंस बता सकता है कि ब्रश के बाद क्या चीज करनी चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, जस्ट टू गेट द नॉलेज। First flossing, tongue clean, then tongue clean and then yes. So you can आप ये कर सकते हैं, आप एंड में माउथ वॉश कर सकते हैं। और अगर कई बार होता है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो मुंह थोड़ा ड्राई होता है, तो अगर वैसे तो अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस आते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर एक उसका टेस्ट पसंद आए या मुंह बर्निंग ना हो। तो आप जो जैसे वो हम कहते हैं ना फटकड़ी वाला पानी या कोसे पानी में नमक डाल के आप वो भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पान चबाते हैं या जर्दा लगाते हैं, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? आपको क्या लगता है? ये टीम जीत रही है आप लोगों से। क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग करना हेल्दी है? या नो, इट्स नॉट हेल्दी। गुड क्वेश्चन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कई लोग दिन में बहुत बार शुगर लेते हैं। हम इंडियंस हैं, हमारा स्वीट टूथ होता है, मेरा खुद का भी है, पर जब से मैंने डेंटिस्ट्री में पैर रखा है मैंने मीठा कम कर दिया। चलो मुझे पता चल गया, मेरे मम्मी डैडी नहीं करते हैं, तो आप भी मेरे मम्मी डैडी जैसे हो, आप भी मेरे हिसाब से खाना खाने के बाद आदत है कि चलो कुछ मीठा हो जाए। थोड़ा ले लेते हैं, लेना नहीं चाहिए। देखिए, अब दिन में एक बार आप ले लें, ठीक है, उसके बेनिफिट्स हैं कि आपने मान लीजिए दूध फीका है, उसके साथ आपने एक बिस्किट ले लिया, वो कुछ नहीं करेगा इतना। पर अगर आप दिन में 5 बार मीठा खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं, तो दांत नहीं बचेंगे, ठीक है? सो वो नहीं करना चाहिए हमें, है ना? सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डेंटिस्ट के पास या डेंटल हाइजीनिस्ट के पास साल में सिर्फ एक बार जाना चाहिए, ये सच है कि झूठ है? यस, इट्स ट्वाइस, शी इज गुड। आपको 2 बार जाना चाहिए साल में। कई लोग जिनका दांतों का ज्यादा बुरा हाल होता है वो 4 महीने में भी जाते हैं, जैसे साल में 3 टाइम भी जाते हैं, पर टेक्निकली हमें 2 बार तो जाना ही चाहिए, ठीक है जी? उसके बाद आता है कि हमें दिन में कितनी बार स्मोक करनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 4 बार या कभी भी नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे था कि कोई बोलेगा 1 बार। नहीं, देखिए, या वो बात कर रही है कि एक बार जहर खाने जिंदगी में वो हेल्दी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज बुरी है वो बुरी है। देयर आर नो सच थिंग्स कि कुछ भी चीज इतने में लोग तो सही होगी। स्मोकिंग बुरी है तो बुरी है, दुख दूर कर, हाँ, नहीं दुख किसी का दुख। उसके बाद आपको जो वेजिटेबल्स और आप फ्रूट खाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए सही है? क्या आपको खाने चाहिए रोज? सो और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि आपको कितनी बारी जो पेस्ट है, आपको कितना अमाउंट ऑफ पेस्ट है जो वो यूज करना चाहिए आपके ब्रश के ऊपर? जैसे मेरे दादाजी को आदत थी, वो 2 लेयर लगाते थे पेस्ट की ब्रश के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, 1 लेयर, 2 लेयर और पी साइज अमाउंट? शी इज राइट। सो हमने पढ़ा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पेस्ट अच्छे हैं, आपको ब्रश करना चाहिए, पर एक्सेस में लोगे तो ये आपके लिए सही नहीं है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपके दांतों के लिए, या आपको कई बार इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैंसरस भी होता है, तो आपको सिर्फ पी साइज अमाउंट लेना चाहिए और आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो ये मेरे क्वेश्चन थे। इसके बाद मेरे जो नेक्स्ट फ्रेंड है रमनदी, वो आपसे आगे बातें करेंगे और हम जानेंगे कि आप सबको कितना इंटरेस्ट है इन चीजों में और आपका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? थैंक यू दीपिका। ओके, मेरा मेनली आपसे डिस्कशन जो है वो स्मोकिंग के बारे में रहेगा, ठीक है? बीटल नट्स के बारे में रहेगा, और जो पान चबाते हैं या कोई जर्दा लगाते हैं उसके क्या नुकसान है पूरे हमारे मुंह में और हमारे शरीर पे। जैसे कि सबसे पहले जो टबाको के बारे में अगर मैं बताऊंगी कि उसका हमारे मुंह पे और पूरे हमारे शरीर पे बहुत खराब उसके इफेक्ट्स रहते हैं कि वो मुंह में हमारे कैंसर कर सकते हैं। और जो टबाको है वो एडिक्शन का एक ऐसा एलिमेंट है उसमें, जिसमें आपको बार बार उसको स्मोक करने का, जैसे मैं बोल रहे थे कि रिलैक्सेशन होता है, वो फीलिंग आती है आपको रिलैक्सेशन की, सो यू फील एडिक्टेड एंड यू वांट टू डू इट अगेन। सो पर वो हमारे शरीर पे इनडायरेक्टली क्या उसके इफेक्ट है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उसके बारे में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। सो सबसे पहले जो बीटल नट है वो हमें पता ही है कि हमारे एशिया में, स्पेशली इंडिया में बहुत उगाया जाता है, और उसकी सेल जो है वो यूके वगैरह में और अभी सब कंट्रीज में ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि वो लोग उसको, आपको फील होता है कि वो फ्रेशनिंग इफेक्ट देता है आपके मुंह में, पर ऐसा नहीं है। वो उसके और भी जैसे बुरे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वो मुंह में स्टेनिंग कर देता है लाल कलर की, गम्स और टीथ जो है वो एट्रीशन घिसने शुरू हो जाते हैं, गम्स हैं जो रिसीड करना शुरू हो जाती हैं, ये सब उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स शो होते हैं। तो
मेरे पास कुछ वीडियोस हैं। आई एम रियली सॉरी, हमारे पास हमें प्रोजेक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मैं अभी यहाँ पे वीडियोस चलाऊंगी। वो हिंदी में भी हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप हैंड रेज करके मुझे स्टॉप कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो प्ले कर देती हूँ। This short video will explain what you can expect throughout the training and certification process. तो सबसे ज्यादा मुख्य अंदर गाल के कैंसर यानी साइड के गाल जो होते हैं वहाँ के अंदर के कैंसर और चीफ के कैंसर सबसे ज्यादा प्रचलित है। दूसरा देखा जाए तो स्मोकर जो होते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं, उनको गले का कैंसर आता है। तो हमेशा जब भी कोई सूखी खांसी बहुत टाइम तक आपको आ रही है और आप स्मोकिंग बहुत करते हो और खांसी में कभी बलियों में थोड़ा खून आने लग जाता है, या आवाज में कोई बेमार होती है और ये आवाज गला बैठ जाना जो बोलते हैं वो 7 या 10 दिन से ज्यादा होने लगे, और ऐसा जो सर्दी खांसी में नहीं होता उससे कुछ अलग आपको महसूस हो, तो तुरंत आप एंडोस्कोपी करा के स्वर पेटी चेक करें। एंडोस्कोपी एक छोटी सी टेस्ट है जहाँ स्प्रे करके पीछे का भाग सुन करके 2 मिनट में हम जान लेते हैं कि स्वर पेटी में कोई गांठ है या नहीं। ये बहुत कॉमन कैंसर है, बहुत अच्छे कैंसर है। स्वर पेटी के कैंसर का पूरा इलाज लेजर से हो जाता है, रेडिएशन से हो जाता है। तो कोई डरने की बात नहीं है कि सीधा कोई खांसने वाला है या कोई कटिंग होने वाली है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको समझना है कि आप सबसे पहले तो ट्राई करिए तंबाकू छोड़ देगा, और अगर नहीं होता है छोड़ने का तो एटलीस्ट आपके बॉडी चेकअप कराइए, डॉक्टर का चेकअप कराइए हर साल, जिससे कोई लक्षण अगर आ रहे हैं या आपको पता चलता है कि मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इससे बच सकते हैं तंबाकू छोड़ के उसी प्री कैंसर स्टेज में। अगर मुंह खुलना बंद हो चुका है या अंदर छाले आने लग गए हैं तो इस मोमेंट में भी अगर आप तंबाकू छोड़ो तो आप कैंसर से बच सकते हो। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब जो तंबाकू खाते हैं उनके लिए। सेकेंडली, तंबाकू खाने के बाद जो सबसे ज्यादा डेंजर है वो है रात को तंबाकू मुंह में लेके सोना। काफी पेशेंट्स को आदत है कि सोते सोते उनका एक जगह पे तंबाकू छोड़ देते हैं और पूरी रात को तंबाकू अंदर चिपका है। ये सबसे डेंजरस मैकेनिज्म। आप तंबाकू खाओगे, तंबाकू खाने के बाद तुरंत गार्गल करिए, तुरंत मुंह साफ करिए, खाना खाते टाइम तंबाकू मत करिए, डेंटल हाइजीन मेंटेन करिए, दांत के अंदर मसूड़ों में जो लाल लाल होता है वो डेंटिस्ट के पास जाके स्कैनिंग कराइए। ये सब चीजें करिए, बिकॉज हर एक तंबाकू खाने वाला पेशेंट जब मेरे पास आता है, जब मुंह खुलता है एक अजीब सी बात आती है और वो स्पॉट डायग्नोसिस होता है कि ये तंबाकू खा रहा है। इमेजिन आप पर्सनल हाइजीन इंप्रूव नहीं करोगे, ऐसा लगता है जब दोस्त लोग आसपास के आते हैं आपके घर और मुंह खोलते हुए तंबाकू चिपका रहता है मुंह में, या आप अपने पत्नी के पास जाते हो तो मुंह के अंदर तंबाकू खा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बेसिक पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल चेकअप जो तंबाकू के पेशेंट्स लोग खाते हैं। इसके अलावा जब आपको लक्षण होते हैं तो कोई भी मामूली डॉक्टर के पास ना जाते हुए डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास आइए, ताकि आपका टाइम बच सकता है। जब भी कोई लक्षण आपको दिखे ऐसे मुंह में छाले जो नहीं मिट रहे हैं मामूली कोई से 7 से 10 दिन हो
Thank you so much for listening to that video. I hope everybody was able to listen to it. And उसमें जो भी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उसका ध्यान रखना होगा हमें. और अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें सिगरेट के बारे में बताऊंगी. जैसे सिगरेट बिल्कुल एक छोटी सी हमारे फिंगर के साइज की होती है, पर उसमें कितने तरह के केमिकल्स हैं और केमिकल्स हम कहाँ पे डेली यूज उनका कहाँ पे रहता है और वो हमारे बॉडी में कैसे किस तरह के कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले एक सिगरेट में जो एक सिंपल सिगरेट हम बाय करते हैं उसमें एक एसीटोन का सॉल्वेंट जो नेल पॉलिश जिसे रिमूव करते हैं वो उसमें पाया जाता है. तभी हम उसको सिगरेट को लाइट करते हैं तो वो एकदम से लाइट हो जाता है. तो वो क्योंकि एसीटोन जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है, वो एकदम से आग पकड़ लेता है, तो वो सबसे पहला केमिकल जो उसमें है वो एसीटोन का है. दूसरा है एसिटिक एसिड जो कि हम अपनी हेयर डाई में यूज करते हैं, ब्लीच करने में या कलर करने में. तो वो केमिकल है वो भी हमें जब हम इनहेल करते हैं उसके भी हमारे बॉडी में लाइक डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं. तीसरा है अमोनिया जो कि स्पेशली हम वॉशरूम वगैरह जो क्लीन करते हैं उसमें अमोनिया पाया जाता है. उसकी पंजेंट स्मेल होती है. वो बैक्टीरिया, क्योंकि बाथरूम में हर तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस पाए जाते हैं, तो उसको क्लीन करना स्ट्रॉन्ग केमिकल से हमें क्लीन करना पड़ता है. तो अमोनिया जो है वो सिगरेट में भी पाया जाता है. और तीसरा है आर्सेनिक जो कि एक तरह का एक जहर है. ये चीजें हम छोटी छोटी अमाउंट में इनहेल करते हैं बाय वन सिगरेट, पर वो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एंड दे आर बिग डेंजरस इफेक्ट्स टू आवर बॉडी. तो उसके बाद एक बेंजीन नाम का एक एलिमेंट उसमें पाया जाता है जो कि हमारा रबड़ जो बनती है उसमें होता है, प्रेजेंट होता है. ब्यूटेन है जो कि हमारा लाइटर है सिगरेट को लाइट करने के लिए, वो वाला जो फ्लूइड है वो भी सिगरेट में होता है. कैडमियम है जो कि हमारी बैटरी में एसिड का काम करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड भी है उसमें जो कि हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, ठीक है. तो फॉर्मेल्डिहाइड भी है और हेक्सामीन है. नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं जो हमें अभी कभी कपड़े हमने बंद करके रखे हैं, हम सोचे कि नेक्स्ट विंटर में निकालेंगे, समर में निकालेंगे, उनमें नेप्थलीन बॉल्स जो हम रख देते हैं जो ताकि वहाँ पे मॉथ्स जो है वो ना आए, वो वाला उसमें केमिकल पाया जाता है. और मेथनॉल है, टार है जिससे हमारी रोड्स बनती हैं, पेवमेंट में वो यूज किया जाता है, वो टार उसमें सिगरेट में पाया जाता है. और टॉल्यूनिन है जो कि हमारा पेंट बनाने में केमिकल यूज होता है, वो भी छोटी अमाउंट में सिगरेट में पाया जाता है. तो आप खुद ये सोचिए, हम वी कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग कोई स्मोक नहीं करते हैं या कोई ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी विसिनिटी में आपकी फैमिली मेंबर्स में या कोई गैदरिंग में आप कभी कहीं गए हो, आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, तो आपको अभी उसका थोड़ा आइडिया है कि एक सिगरेट में कैसे किस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं. तो आप अपने फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है और हमें इसको क्विट करना चाहिए. तो उसमें जो 67 तरह के केमिकल्स एक सिगरेट में होते हैं जो कि अलग अलग कैंसर हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं. आप सोचिए एक छोटी सी सिगरेट 67 तरह के केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं. इतनी छोटी सी सिगरेट में कहाँ कहाँ वो केमिकल्स छोटी छोटी अमाउंट में होते हैं एंड दे गो इनटू आवर बॉडी. और वो प्रॉपर जो स्मोक करने के बाद हमें जो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, पर एक्चुअली में वो हमारी बॉडी में उसका कोई भी एक भी फायदा नहीं है. कंसिडरिंग फ्रॉम योर स्किन से लेके आपके बालों से लेके इनसाइड योर बॉडी एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय वन सिगरेट इन अ डे. सो उसको क्विट करना और उसको उस हैबिट को छोड़ देना इज वेरी यूजफुल एंड आपको कंसिडर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को एजुकेट करने के बारे में. और जैसे मैं बीटल नट के बारे में पहले बात कर रही थी कि वो इंडिया में ज़्यादातर उगाया जाता है, उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसके बारे में जैसे वीडियो में डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वो किस तरह के कैंसर कॉज करता है. सबसे पहले कि मुंह बंद, जैसे हमें कभी कभी महसूस होता है कि हमारा मुंह अकड़ सा गया है, खुल नहीं पा रहा है, ज़्यादा ओपनिंग उसकी कम हो गई है पहले से. तो ये सब छोटे छोटे जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं आपको नोट करने चाहिए. हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आपके घर में अगर आप कभी ब्रश कर रहे हैं, आपके सामने जो फेस वाला मिरर है उसमें देख के आप अपनी ओरल स्क्रीनिंग खुद कैसे कर सकते हैं. अगर आपके मुंह में कोई ऐसा छाला है या आपको लग रहा है ये लाल दाना है, अभी थोड़े दिन पहले नहीं था, अभी से बन गया है, अभी ये नहीं जा रहा है, जरूरी नहीं कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी. प्रॉब्लम्स के और भी कारण हो सकते हैं, पर मुंह की स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि जीभ है जो हमारे मुंह में, उस पर सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. तभी अगर हमारे पास पेशेंट्स जैसे आते हैं तो
उनको हम प्रॉपर उनका एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर बाहर से मुंह का लेके हमारे गर्दन के आसपास जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर एग्जामिन करते हैं ताकि पता चल जाए, क्योंकि लिम्फ नोड जो है सबसे पहले उनमें इन्फ्लेमेशन पहुँचती है। तो अगर वो कहीं पे पेन या डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होगा कि वो लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम कैसे पहुँची है। तो अभी मेरे फ्रेंड्स आपको कुछ पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें ओरल स्क्रीनिंग के बारे में भी बताया गया है और बहुत सारे इसमें रिसोर्सेज के बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी को सपोर्ट चाहिए स्मोकिंग क्विट करने में, या आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद में घर पे स्क्रीनिंग कैसे करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट्स में दी गई है। यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी। स्पाइसी लगने लगा बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। Oh, I see. हाँ जी सर, उसका तो मैं आपको यही एडुकेट कर पाऊंगी कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते पहली बात तो कि आपके मुंह में प्रॉब्लम क्या हो रही है। हाँ। जैसे आपको आपके डॉक्टर साहब ने बोला कि वो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा, टूथपेस्ट दिया आपको, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जैसे ओरल सर्जन आते हैं हमारे, उनके पास जाके चेक कराएं और उनको वो बायोप्सी वगैरह करते हैं, वो टिश्यू ले लेते हैं मुंह में से कि इस टिश्यू में क्या ऐसे कौन से चेंजेस हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, जो अभी होने को शुरू हो गए हैं। तो वो बायोप्सी करेंगे और उस टिश्यू को रीड करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, और वो उससे आपका डायग्नोसिस एक्चुअली में उनको पता चल सकता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, और डायग्नोसिस पता लगने के बाद ही वो आपको सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। टूथपेस्ट मुझे नहीं लगता सर, स्पेशलिस्ट का ऐसे कोई डायरेक्टली नंबर तो नहीं है हमारे पास। जैसे आप हमारे स्कूल में भी आएंगे तो जैसे मैंने बोला, मेरी फ्रेंड ने बताया कि हमारा स्कूल मिसिसागा में ही है, तो वहाँ पे डॉक्टर डेंटिस्ट भी आते हैं, हाइजीनिस्ट जो है वो भी लाइसेंस फैकल्टी भी है वहाँ पे, तो वो आपको प्रॉपर चेकअप करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है। हाँ जी। If chili comes very little also, Yes, sir, I understand. I am so sorry that you feel that way. I can come to your office. हाँ जी सर, हम आपको एड्रेस लेके जाएंगे हमारा, और वहाँ पे हमारे DDS जो है, हमारी जो लाइसेंस फैकल्टी है, उनसे प्लीज़ आप चेकअप करवा के वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफरल भी भेज सकते हैं कि आपको किसके पास जाने की जरूरत है। Okay, आपसे I will give you the information. Thank you. No problem. Thank you. किसी के पास और कोई भी सवाल है प्लीज कभी भी पूछ सकते हैं आप। और अभी मेरे फ्रेंड कुणाल आपको एक्चुअल में जो सारी डिटेल्स में सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि हमारे मुंह में सिगरेट की वजह से, तंबाकू चबाने की वजह से या बिटर नट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स मुंह में होती हैं और शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो सब? ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। स्पेशली आज दिवाली का त्यौहार है, तो फिर भी आप लोगों ने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि मेरी फ्रेंड रमन ने बताया कि सिगरेट कितनी बुरी चीज़ है, राइट? फिर भी हम देखते हैं कि आजू बाजू वाले जो भी हमारे साथ है, पड़ोस वाला है, वो भी सिगरेट पीते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम कर सकते हैं। हम क्यों ना करें? हमारे पास सोर्स है, हमारे पास इंटरनेट है, हम उसको बता सकते हैं, हम उसको वीडियो दिखा सकते हैं कि ये कितना हानिकारक है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव जरूर होगा जो अभी कैंसर से पीड़ित हो, ठीक है? मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरे दादाजी भी करते थे, उसकी क्या हालत थी मुझे खुद पता है, ठीक है? उसको ऐसा था कि उसको ये नीचे का जबड़ा निकालना पड़ा। 35 साल से वो कर रहे थे, बट उसके बाद पता चला, एक बार डॉक्टर ने बोला कि आप बायोप्सी के लिए जाइए। बायोप्सी में क्या आया तो उसने बोला कि आपको तो स्टेज 3 वाला कैंसर है। एक ही ऑप्शन बचता है कि जबड़ा निकालो, वरना पूरे शरीर में फैल सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ से नीचे तक दिल में एक बार ब्लड में चला गया तो और दिक्कत हो सकती है।
तो मेरा सबसे यही सजेशन है, सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमारा काम ये है कि आपको समझाना, आपको काम ये है कि आप समझो और फिर और लोगों को आगे बताओ कि इससे बुरी चीज और कुछ नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा हमारे, हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरेआम बिकता है। अगर आप कोई भी जाओ, छोटा बच्चा भी अगर देखो तो वो भी अभी सिगरेट चालू कर दिया, राइट पीना। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने नहीं है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम उसको लोगों को सिखाएं कि ये सिगरेट पीना बुरी चीज है। और ना तो सिर्फ सिगरेट, बट जो तंबाकू लोग खाते हैं, पान, बीड़ी, गुटखा जो करते हैं, वो सब, उसमें जो कंटेंट है वो सबका सेम ही है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सब सिगरेट्स में अच्छा है और उसमें नहीं है। तो बस मेरा सजेशन वही है कि हमारी जवाबदारी भी वही है और आपकी भी वही है कि हम सबको बताएं कि सिगरेट बुरी चीज है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर आपने पान, तंबाकू या बीड़ी लिया तो उससे हमारे मुंह में क्या क्या हो सकता है? कोई भी बता सकता है? कैंसर होएगा। फिर दांतों को क्या हो सकता है? अगर आपने रोज 35 साल से 40 साल से आप पान खा रहे हो, दांत भी खराब होगा। यस, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सिर्फ हमारे दांतों को नहीं, पर आजू बाजू जो भी हमारा टिश्यूज है जो मुंह में, वो सब खराब होता है। और क्या होता है, हम जब भी स्मोक करते हैं या फिर कोई तंबाकू खाता है तो हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो वो सूखने के कारण ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे मुंह के जो भी टिश्यूज है उसको। ठीक है, तो मैं बस वही बताना चाहता था कि एक तो सबसे पहली बात है जो ड्राई माउथ होता है वो। दूसरा हो गया, आपने सबने बताया जैसा कि स्टेन हो जाएगा दांत में, पूरे दांत भगवान ने वाइट सफेद दिए, हमने क्या बना दिया, उसको लाल बना दिया। क्यों? तंबाकू खा के। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक चीज हो गई। फिर दूसरा, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, राइट, आप अब देखोगे कि जो मसूड़े जहां पे होने चाहिए वो उससे थोड़े नीचे उतर जाते हैं। जैसे कि एज बढ़ती है, मसूड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, उससे कारण क्या होगा, और सड़न होगी। जब भी आप ठंडा या फिर गर्म पानी पियोगे तो क्या सनसनाहट होती है, राइट। तो फिर आप क्या करते हो, कुछ करते हो, उसका कुछ इलाज है? सेंसोडाइन है, चलो। उसके अलावा कुछ नहीं। डेंटिस्ट के पास जाओ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एवरी 6 मंथ आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। अगर कुछ भी, मैं मेरी बात बताता हूँ, हम लोगों का क्या थिंकिंग होता है, हम डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? जब दर्द होता है, राइट। बट ये ठीक नहीं है। अगर आपको नॉर्मल फॉलो अप चेकअप के लिए भी जाना है तो क्यों नहीं आप जाते? डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ, 6 महीने हो गए, मेरे कुछ दांत में कुछ है, 4 मेरे एक्सरेज ले लो, दांत क्लीन करवा लो। हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। बट हम क्या करते हैं? नहीं जाते। तो ये बात है कि आप दर्द का वेट मत कीजिए। अगर आप पहले इनिशियल स्टेज में ही चले जाओगे डेंटिस्ट के पास तो आपको दर्द होने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको पता हो तो दांत के 3 पार्ट होते हैं। जो पहला वाला जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको एनामल बोलते हैं। अगर वहां पे ही आपने सड़न को रोक लिया तो आगे आपको रूट कनाल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रूट कनाल के टाइम पे जाओगे, अगर आपने रूट कनाल का टाइम पे मिस कर दिया तो फिर एंड में क्या होगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे दांत निकाल दो। तो सड़न निकालने से जो खर्चा होता है उससे वो बहुत कम है कंपेयर टू जब हम दांत निकालो। फिर दांत निकालो, अगर सर आप ही बता रहे, राइट, आपने इम्प्लांट करवाया, राइट, वो तो आपको महंगा ही पड़ेगा, राइट, डेफिनेटली। तो जो इनिशियली आपने सड़न से बचा लिया अपने दांत को, तो आपका नेचुरल दांत वो नेचुरल दांत ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्प्लांट का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। तो मेरा सजेशन, हम सबका सजेशन आज वही होगा कि एवरी 6 मंथ्स आप जाओ डेंटिस्ट के पास। कुछ दर्द ना हो फिर भी आप जाओ चेक करने के लिए। डॉक्टर साहब को बोलो मेरा एक्सरे लिए, मेरे दांत क्लीन कीजिए। अगर वो कुछ दिक्कत होगा आपको बताएंगे कि ये दिक्कत है, आप उसको जल्दी से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको समझा, मेरी भी स्लाइड में वही है कि स्मोकिंग और हमारे दांत से रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला गंदी बात आती है, कोई भी स्मोक कर रहा है और कोई भी आपके बाजू में भी हो तो आपको पता चल जाएगा ये बंदे ने पक्का स्मोक किया। तो पहला चीज वो हो गया। दूसरा चीज हो गया कि दांत में अगर आपको अगर पता चलता हो, इंसान के होठ काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जो हमारे दांत होता है। क्योंकि स्मोकिंग में इतने सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि 61 सिगरेट में 67 केमिकल्स होता है। तो वो दांतों के साथ क्या क्या कर सकते हैं सोचो। तो पूरे स्टेन्स हैं वो दांत में लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जो मसूड़े हमारे होते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। मसूड़े पूरे नीचे उतर जाते हैं, फूल जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये सब साइन है स्मोकिंग का, ठीक है। और आप सब बोल रहे हैं कि कैंसर तो होता ही है, वो तो एंड स्टेज होगा। स्मोकिंग सिर्फ हमारे मुंह को ही नहीं पूरे शरीर को बिगाड़ता है। ऐसा नहीं है कि चलो हमने स्मोकिंग किया और सिर्फ हमको कैंसर सिर्फ मुंह में हुआ, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। कैंसर कहीं भी हो सकता है स्मोकिंग के कारण, पर सबसे ज्यादा मुंह में होता है, ठीक है। हमारे स्मोकिंग से हार्ट को भी इफेक्ट आता है, हमारे स्मोकिंग से हमारे लंग्स को इफेक्ट आएगा। आपने सुना होगा लंग कैंसर क्यों होता है। अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा तो सबसे पहले अक्षय कुमार आता है, फू 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 वाला। क्यों? वो सिर्फ हमारा दांतों के लिए नहीं है, वो लंग्स के, वो अपने लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि लंग्स से भी क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे हर जगह पे देखोगे वहां पे कुछ असर आ रहा है कि नहीं। अगर नॉर्मल अगर हमारा टिश्यू रहा तो कैसा दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी अल्सर हुआ तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है। अगर वो अल्सर 7 या 14 दिन से पहले ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो उसका मतलब वो पहला साइन होगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाए। डेंटिस्ट फिर आपका ध्यान रखे कि उसमें क्या करना है। अगर उन लोगों को जरूरत पड़ा तो आपका बायोप्सी करवाएंगे, चेक करेंगे क्या सीन है, ठीक है। अभी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम 35-40 साल से सिगरेट पी रहे हैं, अभी हम आदत बन चुकी है, राइट, और आदत एक दिन में छूटती नहीं है, तो हम क्या करें। अगर हम नहीं पिए तो फिर हमको दिक्कत होने लगती है। इनिशियली होगा, दिक्कत होगा, बट एट दी एंड वो सब अच्छा ही होगा। अगर आपने देखा होगा कि लोग अगर सिगरेट पीने से उन लोगों को बचना है तो वो निकोटिन पैच या फिर निकोटिन गम्स होती है, जो च्युइंग गम होती है। क्योंकि क्या होता है, जो सिगरेट होता है उसमें मेन कंटेंट होता है वो निकोटिन का होता है। निकोटिन क्या करता है, अपने दिमाग से खेलता है। अगर आपने वो 1 साल तक लिया निकोटिन रोज, तो आपको आदत बन जाएगी कि मुझे ये निकोटिन चाहिए ही चाहिए। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, तो वो निकोटिन गम्स आती है, च्युइंग गम्स बोलती है उसको, ठीक है। वो आप खाइए, वो आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि हाँ ये च्युइंग गम से भी आप ये धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में आदत छूट जाएगी, इट विल टेक टाइम। अगर लोग दिन में 5 बार सिगरेट पी रहे तो वो 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार ऐसे करके छूटेगा सिगरेट। जो साथ बैठा हुआ है सिगरेट पीने वाले के साथ, उसका भी इफेक्ट आता है। उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, सेकंड स्मोकिंग जो आप बोलते हैं उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। कि आप अगर कुछ नहीं ले रहे हो, उसको मना करो तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा मानने दो, वो उसके लिए भी बुरा है, आपके लिए भी बुरा है। बुरा मानेगा, 1 दिन मानेगा, 2 दिन मानेगा, तीसरे दिन वो चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं ठीक है आप बात सही बोल रहे हो। हाँ कई बार चले जाए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी यहाँ बढ़ रहा है। अगर आपके बगल में कोई स्मोक कर रहा है तो वो आपके लिए भी हानिकारक है ही, उतना ही हानिकारक है। अगर मैं बोलूँ वो 90% हानिकारक है तो आपके वो बगल में बैठेगा तो वो 70% हानिकारक आपको भी रहेगा, क्योंकि इसका जो भी धूप है वो आप इनहेल कर रहे हो, राइट, तो वो भी बुरी चीज है। यस, और मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एवरी 6 मंथ आप जाइए डेंटिस्ट के पास, नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाइए, कुछ दिक्कत हो तो वी आर हियर। जैसे डेंटल के बारे में आपने बताया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से आम आदमी नहीं जाता जब तक कि उसको तकलीफ ना हो।
एक तो ये आपको सब आजकल हमको डेंटल कार्ड मिले हैं, उससे कुछ क्या एडवांटेज होता है, अभी शुरू होगा ये सब, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जैसे कि आज आप डॉक्टर्स लोग हम सबको यहाँ इकट्ठा करके ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं, ये आपकी कोई ऐसी संस्था नहीं जो गवर्नमेंट को वार्न करे कि आप ये तंबाकू बनाते क्यों हैं, आप ये शराब बनाते क्यों हैं। जड़ पड़नी चाहिए, जड़ पकड़नी चाहिए। घेरा साहब, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व हुई है लीकर केस में, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से आता है। जो और कुछ नहीं करता, सारा दिन लेबर करेगा, शाम को जाके एक पौवा या एक बॉटल जरूर खरीदेगा। जब हर आदमी इसको बाई करेगा, और दूसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमें कॉशियस किया, अभी शराब के बारे में भी बताएंगे, वाइन के बारे में। तो किसी ने किसी को बताने के लिए ये किया कि देखो, एक गिलास में सिंपल वाटर डाल दिया, एक में वाइन डाल दी, और कहा दिखाऊं आपको कितना बुरा असर होता है जो आप इतनी शराब पीते हो। एक मच्छर को उसमें डाल दिया। कोक भी डालो जी, कोक का भी एक में शराब डालो, एक में पानी डालो, एक में कोक डालो, एक में कोकट, वो भी आपका सिंक क्लीन करने के लिए, कोका कोला का भी यही था। तो हुआ क्या कि पानी में मच्छर तैरता रहा, और वो क्रिएचर जो था शराब में मर गया। कहते जी आगे समझ, कहते क्या, कहते जी इससे पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। पेट वाले ने तो ही तो समझाने वाले को कोई फायदा नहीं है, वो अपना ही देखेगा। और कोई सवाल है किसी को? कुछ भी पूछ सकते हो आप। अगर कुछ नहीं है तो मेरी फ्रेंड आरुषि आपको ये पोस्टर बोर्ड समझाने में हेल्प करेगी। मैं आपको आरुषि का दिखाऊंगी। हेलो, नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली। सो बेसिकली हमने पोस्टर बोर्ड बनाया है मेरे ग्रुप वाले फ्रेंड्स ने। तो इसमें बेसिकली वही है जो अभी आपको समझाया कि स्मोकिंग क्यों छोड़नी चाहिए, इसके ओरल इफेक्ट्स, सबका हार्मफुल इफेक्ट है। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्मोकिंग कैसे क्विट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कर रहा है, आप उसको क्या टिप्स दे सकते हो। सो बेसिकली पानी ज़्यादा पिए, ड्रिंक वाटर अलॉट, डीप ब्रीथिंग, योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। ये चीज़ें हैं जिससे हम ये चीज़ रोक सकते हैं या अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। और उसको मौत के लिए डराओ, फॉर श्योर। उसको बताओ कि तू मर जाएगा, वो पक्का छोड़ेगा। अगर कोई इन चीज़ों से भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम कोई मेडिकल चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली निकोटीन पैच होता है जो स्किन पे लगता है, जिससे कि इस चीज़ के ख्याल आना या फिर आप बोल सकते हो थोड़ी तलब जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा हो गया निकोटीन इनहेलर, इनहेल करके, मतलब ये मेडिकल थिंग्स हैं जिससे हम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगला है मोर ओवर एक और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, निकोटीन गम्स। एक च्युइंग गम होती है जिसको लोग यूज़ करते हैं, जिससे फिर स्मोकिंग ना करने का ज़्यादा दिमाग में आता नहीं है। एंड ईट हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प मोस्ट। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी ओरल हाइजीन फॉलो करें। सो क्या स्टेप्स हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रशिंग। सेकेंड इज फ्लॉसिंग, थर्ड इज टंग क्लीनिंग, एंड द फोर्थ इज माउथ वॉश। सो माउथ वॉश के बाद आपको क्या डायरेक्ट खाना खा लेना चाहिए या लेना चाहिए? नहीं। सो ये लास्ट है, सोने के पहले ये सब करना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। ठीक है, हाँ। माउथ वॉश करने के बाद आपको डायरेक्टली नहीं करना। और माउथ वॉश में पानी डाल के करना है या विदाउट पानी? विद वाटर और विदाउट? थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं।
तो सब डिपेंड करता है आप कौन सा माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो, उसकी पिक्चर डायरेक्शंस लिखी होती हैं, आप सारी वो फॉलो कर सकते हो। सो हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए, कितने प्रेशर में करनी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ पेस्ट लेना चाहिए, फ्लॉस की कैसे करनी चाहिए। फ्लॉस अगर फ्लॉस किसी को नहीं पसंद होती है, कहीं नहीं कर पाते, तो उसके अलावा और अल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास। मैं फ्लॉस नहीं कर पाती, मैं तो नीम की डंडी होती है उससे मैं करती हूँ। वो नहीं करती, वो तो बहुत आ जाती है। वो जो हमारी मसूड़े हैं उनके और नीचे लगे पतली वाली रहती है ना, तो वो हाइड्रेट करती है, नीम का माने हाइड्रेट करता है। कई नीम के दातुन भी पहले करते होते हैं। हाँ, तो मैंने उसकी पतली पतली डंडियाँ रहती है ना, उससे आप उससे भी इतना इफेक्टिव नहीं है। और जैसे कोई टूथपिक भी यूज़ करते होंगे, वो नहीं करना चाहिए। तो कुछ और इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, एक छोटा सा ब्रश होता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, अमेजोन में भी मिल जाएगा। मोस्टली एक पिक्सटर्स करके कंपनी है अमेजोन में, आप उससे बाय कर सकते हो। हर एक साइज के मिलते हैं, तो साइज 0 से 05 तक होते हैं, आप कोई भी साइज यूज़ कर सकते हो। बाकी हम आपको डेमो देंगे, हम हमारे सारे क्लासमेट्स आपके आई थिंक ग्रुप में आपको डिवाइड कर देते हैं, एक बेंच पे हम जाके आपको एक डेमो देंगे कि आप कैसे कैसे ब्रश करो, ठीक है। माइक नहीं, माइक थोड़ा ऊंचा रखे। अभी हम टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे किस किस को शुगर है? सी सो मैनी। ओके, तो आप कुछ हमें कहना चाहेंगे इसके बारे में? यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपके मशवरे से पहले। आप हमें क्या बताना चाहते हैं, फिर हम उसके इन रिटर्न वी विल टेल यू। You can take them. I have a sugar from long time. I'm diabetic. I take medicine. Without medicine, I can't survive. I take medicine every day in the morning, and I take injection also in the evening. तो ये बीमारी आपको बचपन से थी या बाद में हुई? बचपन से नहीं है। When I was about 60 something, 60 or up over 60 years. So what I take care, I'm very good, healthy, very good, but I take care so much. But without injection, I'm not good. I take that 0.5 in the evening, my own self. That's it. Then I take some tablet also. So that in reality, be careful about that. Be careful. Then you are okay. If not, it's a very, very bad effect. But I take care for sugar. Fruit, I eat so much. That's why I get it. Because sugar, I try my best in I don't want it. That's what it is. So this is not a good. मुझे थोड़ी थकावट हो जाती थी काम करते करते, लेकिन समझ नहीं आता था कि क्या है। तो प्यास भी बहुत लगती थी। 92 में जब हमने यहाँ आना था तो मेडिकल हुआ तो पता चला कि शुगर है। उसके बाद लेकिन मेरे में एक कमी है जो कि मैं मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं छोड़ नहीं सकती। मतलब हाँ, जब भी है खाना खाने के बाद जब भी है तो मुझे दिमाग कहता है कि शुगर है, नहीं है, लेकिन जो टंग है ना वो कहती नहीं थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं है, गोली खा लेंगे। अब मैं गोली से इंजेक्शन पर हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ, लेकिन मुझे पता भी चलता है। लेकिन शुगर जब कम हो जाती है तो मेरे को बहुत घबराहट होती है, बहुत मुश्किल होती है, कभी कभी बढ़ भी जाती है।
तो मैंने मीटर रखा हुआ है, उससे मैं चेक करती रहती हूँ। थोड़ा अब कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिससे शुगर पर मीठा खाने पे कंट्रोल हो सकता हो, वो कोई ऐसी बात है तो बता दीजिए, वरना वैसे शुगर के साथ काफ़ी देर से चल रहे हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, दवा के साथ दुआ भी बहुत बड़ा काम करती है। थैंक यू। उससे वजन भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो सब चीज़ सहन हो सकती है, लेकिन एक जो कहते हैं ना एक तपस्या है, वो नहीं आती काबू में। इसके सबके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू आंटी जी शेयर करने के लिए। आप बैठ के भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको खड़ा होना है। हेलो एवरीवन, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से सब लोगों के लिए थोड़ी इंस्पायरिंग हो सकती है। मेरे को 2009 में मेरे को शुगर डिटेक्ट हुई थी, और डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई कि गुप्ता जी थोड़ी वॉक स्टार्ट कर दो, उससे थोड़ा ठीक रहेगा। और हम जो है इसको इतनी लाइटली ले लेते थे। मैंने कहा अच्छा अभी शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे, लेकिन फाइनली वो स्टार्ट नहीं हो पाई। दवाई शुरू हो गई लेकिन वॉक स्टार्ट नहीं हुई। फाइनली अबाउट 8 years बैक मेरे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को एक डाइटिशियन के पास भेजा, और उन्होंने वहाँ पर मेरे जो टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें दैट वाज अफेक्टिंग माय किडनी। सो एट दैट टाइम जब वो वहाँ पे डाइटिशियन के पास भेजा, तो उन्होंने डाइटिशियन से मेरे को जो है ना, जो प्रॉपर एक थेरेपी होती है, जो शॉक थेरेपी, वो उन्होंने मेरे को शॉक थेरेपी दी, दैट योर kidney level of EGFR, it was at 39 at that time। तो उन्होंने मेरे को इतना डरा दिया कि बस अब आप जो है, अगर आप या तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, या फिर नहीं तो आपका डायलिसिस होगा और लो होगा। तो अब मैंने सोचा अब तो जिंदगी खत्म हो गई। फिर शुगर स्पेशलिस्ट के पास भी भेजा गया मेरे को, उन्होंने भी मेरा चेकअप वगैरह किया। देन उनको जब मैंने अपनी सारी ये बताई कि मैंने कहा ये तो मेरी तो लाइफ जो है ये तो एक तरीके से ख़त्म हो गई, तब उन्होंने थोड़ा सा मेरा कंसोल किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए उनका जो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो है लिविंग हैबिट्स वगैरह जो है इनको सबको कंट्रोल करिए। और उस वक्त जो है उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कहा कि अपनी ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज वगैरह इनको थोड़ा सा अपना करिए। वो मेरे को उन्होंने जो चीज़ की, मैंने इतना ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया उस वक्त कि मैंने सब कुछ एकदम से बिल्कुल छोड़ दिया। बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट शुरू की। मॉर्निंग में थोड़ा सा खाना है, शाम को भी थोड़ा खाना है, और उसके बाद स्वीट्स बिल्कुल छोड़ दी थी। देन उससे मेरा क्या होगा कि मेरा जो है 2 साल मैंने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल किया अपना। देन माय किडनी फंक्शन जो है दैट रोज टू 53। सो जब जो कि उन्होंने बोला था कि अब आपका किडनी फंक्शन इम्प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन अपनी विल पावर से उससे कंट्रोल किया। लेकिन हमारी एक हैबिट होती है ना कि जब थोड़ा ठीक हो जाते हैं तो फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। तो उसके बाद जब 53 पे आ गया, मैं अब तो दिमाग ने कहा कि अब तो आप ठीक हो गए। तो वो फिर वही प्रॉब्लम धीरे धीरे वो अपना लापरवाही शुरू हो गई। तो उसका असर क्या हुआ, फिर लेवल डाउन होना शुरू हो गया। मैं पिछले तब से 8 साल से मैं किडनी स्पेशलिस्ट के पास भी जाता हूँ। कंट्रोल जो है वो नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल से 5 साल से किडनी फंक्शन जो है इट इज रनिंग बिटवीन 23, 24, 17, 19, 18, 13, ये इस लेवल पे 23 और 17 और 23 के बीच में चल रहा है, जो कि मेरे को पता है कि बहुत कम है, और इट कैन अफेक्ट माई किडनी एनी टाइम। लेकिन उसको मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैंने जो ये कंट्रोल किया, मेरा शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल इट इज़ वेल कंट्रोल्ड, इट इज़ ऑलवेज अंडर 6, ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल। तो मेरी जो है किडनी जो शुगर की मेडिकेशन है वो ऑलमोस्ट निल हो गई मेरी। लेकिन किडनी इफेक्ट जो वो उसको कुछ वो रिकवर नहीं हो सकती, वो तो जो हो गई हो गई।
अब उसके बाद अब लास्ट जो है मेरे जून में मेरी जो अपॉइंटमेंट थी उसमें उन्होंने दे रिमूव ऑल माई शुगर मेडिकेशन एंड दे पुट मी ऑन द न्यू मेडिकेशन विच इज Ozempic. I don't know what Ozempic is doing. So they said that it is good for the kidney. I don't know because you know better. It is for the sugar as well, or what is this? But I am not taking any sugar medication. I'm just बताइए कि हमें क्या करना है. So I am just taking one उस चीज की सब जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे. So I want to know a little bit about my Ozempic as well. So I am taking 0.5 Ozempic once in a week. जरूर, मैं जब प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी. थैंक यू. आप अंकल जी आप बोलना चाहते हैं? ओके ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. हम आपको डिटेल में जितना हो सकता है बिना टाइम लिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. तो जो डायबिटीज़ है, शुगर है, आपने देख लिया कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो जिनको शुगर यहाँ पे जो मरीज हैं, राइट. और कितना ख्याल रखना पड़ता है जब हमारा शरीर जो होता है उसको थोड़ी सी भी बीमारी या कुछ दर्द होता है तो बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, राइट. तो जो डायबिटीज होती है वो सिर्फ एक अंग की नहीं, वो पूरी सिस्टम की सिस्टमिक डिजीज इसको बोला जाता है, जो किडनीज को अफेक्ट करती है और बाकी के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको भी अफेक्ट करती है. और मुंह के साथ इसका क्या रिलेशन है? जो मुंह है हमारा, अगर आपने नोट किया हो कि आपके जो दांत हैं, नीचे वाले दांत हैं, आप अगर यहाँ पे तो नहीं, पर आप जब आप घर जाएंगे तो आप देखिएगा तो आपके जो दांतों की सफाई है वो बहुत करेड़ा, बहुत गंदगी सी पीले पीले से हुए होते हैं और एक पत्थर जैसी चीज जम जाती है. और जब हम मुंह की सफाई नहीं रखते हैं तो ये हमारे बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है और बाकी भी बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं. डायबिटीज जो है ये दो तरह की होती है. एक तो हमें बचपन में, चाइल्डहुड में ही हो जाती है, तो यस, जो जेनेटिक भी होती है. और एक होती है हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली कि हमारा कैसा रहन सहन कैसा है, उसको हम हमारी आदतों के अनुसार मतलब अडेप्ट कर लेते हैं. हमारा कुछ रहना सहना या कुछ खाने का तरीका या कुछ चेंजेस उसकी वजह से हो जाती है डायबिटीज. तो कितना ज़रूरी है इसको मेंटेन करना. अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स कितने अफेक्ट होंगे. तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? यस, बिल्कुल. एक्सरसाइज भी हम करेंगे, रेगुलर चेकअप, डॉक्टर के पास दवाई. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम खुद जो पेशेंट्स देखते हैं वो कहते हैं हम ठीक हो गए हैं, हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है. तो अपनी दवाई कभी भी स्किप ना करें. और मुंह की सफाई रखने के लिए अपने डेंटिस्ट के पास, जैसे कि पहले भी ग्रुप प्रेजेंटेशन में यही बताया गया कि ये जो RCT है, कीड़े लगने हैं, इसकी नौबत ना आए तो हम पहले ही 6 महीने के बाद एटलीस्ट, वैसे तो बुजुर्गों में ये बोला जाता है कि अब 3 महीने के बाद जाए. इट डिपेंड्स ऑन योर ओरल हेल्थ कि आपकी मुंह की सफाई आप कैसे. कईयों को 3 महीने के बाद जाने की ज़रूरत पड़ती है, कईयों को 6 महीने के बाद जाने की ज़रूरत पड़ती है. स्पेशली जिनको शुगर है वो तो ज़रूर ही अपने डेंटिस्ट के पास जाया करें और चेकअप करवाया करें, रेगुलर क्लीनिंग करवाएं ताकि आपको नौबत ना पड़े कि हमारे दांतों को निकलवाना पड़े या कुछ ऐसी नौबत आपके लिए आए. तो हमारी जो ओरल हाइजीन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. और हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अपनी जो गोली है उसको स्किप कर देते हैं तो उसका क्या नुकसान है. हमारा शुगर लेवल है ऑल ऑफ अ सडन कम हो जाता है, हम गिर जाते हैं, राइट, चलते चलते, या कभी हमने खाया भी होता है तो भी तभी स्पेशली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने सुबह गोली ली है, राइट, पूछते होंगे आपसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो. तो अपनी मेडिकेशन को बिल्कुल रेगुलरली लेते रहें. और इसके साइंस क्या क्या हैं? आप में से कोई पहले बताना चाहेगा? क्या क्या आपको, क्या तजुर्बा है आपको, क्या क्या होता है, क्या फीलिंग क्या आती है जब हमारा आपको डायबिटीज होती है? बिल्कुल, अगर कम हो जाती है शुगर तो बॉडी में ऐसा लगता है कि जान नहीं है, हम गिरने वाले हैं, राइट. और क्या क्या आप बता सकते हैं? इचिंग, राइट.
प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखता है, बिल्कुल, वॉशरूम आप बार बार जाते हो, बिल्कुल सही। तो प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगती है, भूख भी हमें बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी में से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं बार बार वॉशरूम जाने की वजह से वो निकलते रहते हैं। और बाकी जो आपने सिम्टम्स बताई हैं वो सारे हमें मतलब डायबिटीज़ से रिलेटेड है, थकावट होती है हमें। और एक और चीज़ है शायद आपको ना पता हो, जो इन्फेक्शंस हैं, अगर आपकी शुगर मेंटेन्ड नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शंस को जल्दी कैच करती है। यीस्ट इन्फेक्शन स्पेशली, आपके पेट जल्दी खराब रहता है, आपको कहीं चोट लग जाए तो आप उसको हील नहीं कर पाते जल्दी से, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हमें शुगर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि हमें थकावट ज़्यादा हो रही है तो हमें क्या करना है, जो आपकी शुगर की गोली है या फिर मीठा है, कोई स्वीट ऐसी चीज़ अपने पास हर वक्त रखनी है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें उसको। और जो हम मेडिकेशन खाते हैं, मेडिकेशन लेना भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें अपनी डायबिटीज़, हम अपना रहन सहन, अपना खाना पीना ऐसा रखें कि हमें दवाइयों तक पहुंचने की नौबत ना आए, राइट। जो जेनेटिक है वो बात अलग है, पर अगर आपको लगे कि हमारा जो डायबिटीज़ है हमें नहीं होगी, हमें तो कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है अपनी सेहत को। ये किसी भी एज में आपको हो सकती है अगर आपका रहना सहना ठीक नहीं है। और जो डायबिटीज़ की गोली होती है वो आपकी हड्डियों को खा जाती है, आपकी हड्डियाँ कड़क कड़क करने लग जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, राइट। और आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है डायबिटीज़ को अगर हम मेंटेन ना रखें तो? हाँ जी, नहीं अंदरों अंकल जी थोड़ियां ना हड्डियां जड़ियां होंदियां वो दवाई कारण कमजोर हो जांदियां ने। हाँ जी, बहुत वधिया गल है, उपर वाली दी बहुत मेहर है ते तुहाडी हड्डियां ते म्यूजिक खत्म होने डांस शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾੜੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਟੀ 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 ਯੂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਵਾ हाँ जी, हाँ जी बदल ना दो, पर इसे करके है कि दवाइयां तक नौबत ना आन दो, पहले ही अपनी सेहत को इतना मेंटेन रख लो, राइट। पर जी दवाई लिखती है नहीं भी डॉक्टर ने भी हड्डियां कमजोर हो जानी तुसी दवाई खानी छड़ दो, दवाई तो खानी है। फ्रूट ते जैगरी ते ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? हाँ जी, ये सारे है तो शुगर दी ही फॉर्म है, डिफरेंट वो आप कह देते हैं कि नहीं मिठा ना खाओ, ब्राउन शुगर खा लो या शहद खा लो, ये सारे भैन भरा ही होंगे ने। सो यस, शुगर फ्री चीजें आप ले सकते हैं, शुगर फ्री है कोई स्प्लेंडा ले सकते हैं, मीठ है वो मीठा है, पर जो वो आती है ना स्प्लेंडा वगैरह आता है जो सब्स्टिट्यूट आते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ब्राउन शुगर बेटर देन शुगर, ब्राउन शुगर तो ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस दे आंसर दवांगे तुहानू एंड विच, हले प्रेजेंटेशन दे दिया तुहानू थोड़ा सा टाइम होर लवांगे। मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम नॉट डायबिटिक, you know, but I'm very fond of sweets, like Savitri, very fond of sweets. So, what precautions shall I take? Shall I stop taking sweets? Because normally after meals in Punjabi we say, "Thoda gud kha lo to hazam ho janda khana." Then I used to take that again, but or honey, 1 spoon of honey. So, what do you say about that? Shall I stop completely taking sweets or within limit? नहीं, कम्प्लीटली तो आप नहीं, अगर आपको शुगर नहीं है कि ये नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दो, पर ये है कि जैसे बोलते हैं गुड़ हजम कर देता है, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ मेडिकल बुक में कि ये इसको हाजमा करता है। आपको अच्छा लगता है आप थोड़ा सा खा सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप ठीक अमाउंट में ले रहे हैं उसको थोड़ा सा तो कोई इसका नुकसान नहीं है, राइट। आगे मोनिका बात करेगी आपसे।
सो मच आप सारे आए यहाँ पे। अभी मैं आपको कनवल ने आपको बताया कि शुगर की बीमारी क्या होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि शुगर की बीमारी का हमारे मुंह के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो क्या होता है कि हमारे जो भी मसूड़ों ऑफ कर हमारे मसूड़ों की जो बीमारी होती है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके मसूड़ों में से खून आता है जब आप ब्रश करते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके मसूड़े सूजे हुए हैं। तो क्या होता है कि जब आपके मसूड़े सूजते हैं तो हमारा जो ब्लड मुंह में आ रहा है वही हमारा बॉडी में है, ठीक है। तो जैसे हमारा मुंह सूजन वगैरह होती है जो मसूड़ों में, तो उससे क्या होता है कि वो वहां पे हम एक साइंटिफिक टर्म है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, तो वही हमारी बॉडी में भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम मुंह की सफाई नहीं रखते हैं। तो क्या होता है कि अगर मुंह की बीमारी होगी तो उससे हमारे डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि जैसे आप बहुत सारे बोल रहे हैं कि शुगर की बीमारी के कारण आपके मुंह में क्या है कि सूखता है मुंह बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है कि आपके मुंह में जब ज्यादा सूखता है तो हमारा जो थूक जिसको बोलते हैं सलाइवा वो कम होता है, तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ता है मुंह में। इन्फेक्शन के साथ साथ हमारे दांत जो है उसके कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शुगर है तो एक तो प्रॉपर उसको मेंटेन करो, और सेकंड थिंग है अगर आपको लग रहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है तो आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, उनको पूछो कि क्यों। और हम आपको एक दिखाएंगे, एक माउथ वॉश आता है बायोटीन, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर ज़ाइलोटॉल गमीज होती है, आप कैंडीज टाइप होती हैं, वो आप चबा सकते हो। कोई भी कैंडी नहीं, ज़ाइलोटॉल कैंडीज होती हैं वो चबा सकते हैं। शुगर फ्री कैंडीज होती हैं ये, तो ये आपके जो मुंह सूखता है आपका मुंह गीला रखता है, सूखने नहीं देता उसको। और जैसे कनवल ने बताया कि जैसे शुगर की बीमारी के साथ क्या होता है कि हमारी जो जख्म है वो हील नहीं होते प्रॉपर, वो बनते नहीं है जल्दी। तो इसलिए क्या होता है कि सेम है, अगर शुगर है हमें तो क्या होगा कि मुंह में जो भी अल्सर हुआ होगा वो अच्छे से हील नहीं होगा। सो अभी तक आपको पता था कि शुगर हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट करती है, हमारी आईज को करती है, हमारी किडनीज को करती है, लेकिन शुगर जो है उसका इफेक्ट हमारे मुंह में भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या है, हमें जैसे हमारे दूसरे ग्रुप ने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रश करो 2 टाइम, सुबह एंड शाम, फ्लॉस करो, और आप डेंटिस्ट के पास अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। अगर डायबिटीज है तो आपको 3 महीने बाद बुक करवानी है सफाई के लिए, अपने पूरे डेंटल चेकअप के लिए कि मुंह में कोई अल्सर तो नहीं है, आपने दिखाना है वो। और अगर आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हो और आपको उसमें कोई साइड इफेक्ट नजर आ रहा है तो आपने वो भी अपने डॉक्टर को बताना है कि ये मेरा साइड इफेक्ट है, कि आप वो या तो आपके मेडिकेशन चेंज कर देंगे या फिर उसको डोज चेंज कर देंगे या कोई और मेडिकेशन दे देंगे ताकि आपका वो साइड इफेक्ट कम हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शुगर है तो बॉडी के साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, और साथ साथ आपने अपने मुंह की सफाई प्रॉपर रखनी है, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना है ताकि आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो वो देख लें और आपकी सफाई अच्छे से करें, ठीक है। और उसके बाद हम मेरी फ्रेंड जो है वो आपको बताएगी कि कैसे आपने ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है। हमारे साथ वाले कैसे आपने ब्रशिंग करनी है, कैसे आपने फ्लॉस करनी है डेली। एंड ब्रश जो है हमारी मुंह की सफाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको कई लोग बोलते हैं कि सुबह करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रात को कर लिया है, या सुबह की है रात को कर लिया है, मतलब ऑल्टरनेटिव की एक टाइम ही करना है। तो 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। पहले ग्रुप ने भी यही बताया कितनी इसकी अमाउंट लेनी है। हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, आपकी जो डाउट्स होंगे आपको फिर से करके बताएंगे। फ्लॉस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लॉस क्या करती है, हमारे जो दांतों के बीच की सफाई है, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता वो वहाँ से क्लीन करती है। और टंग क्लीनिंग, जीभ साफ रखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे लोग हैं हम में से जो जीभ नहीं साफ करते हैं। तो आप अगर देखेंगे सफ़ेद हुई होती है, हमें ऊपर वाले ने पिंक कलर की जीभ दी है, गुलाबी रंग की, तो वो गुलाबी ही अच्छी लगती है। अगर हमारा मुंह है वो जो गोरा है, अगर वो काला हो जाए तो उसको स्पेशली लेडीज़ को काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील होता है
तो इसी वजह से जो रंग हमें दिया गया है तो उसी को हमें मेंटेन रखना चाहिए। और जीभ साफ करने का एक ये भी फायदा है, जो हमारा खाना है उसका टेस्ट हमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिनको जो अंकल हैं जो अगर कंप्लेंट करें हमें आंटी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो हमें जीभ साफ रखनी चाहिए। जस्ट अ जोक, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कोई कमेंट नहीं करी, जस्ट। तो वो किस चीज़ से साफ करनी चाहिए? हाँ जी, किससे साफ करनी चाहिए? टंग क्लीनर के साथ आपको, अगर हाँ जी ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, पर टंग क्लीनर प्रेफर किया जाता है कि टंग क्लीनर के साथ। वो क्या होता है टंग क्लीनर? हम आपको बताएंगे अभी कि टंग क्लीनर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कितनी बार यूज़ करना चाहिए। 2 बार यूज़ करना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग। और ब्रश का भी यही है और फ्लॉसिंग का भी यही है। और जो माउथ वॉश है वो भी आपको पिछले ग्रुप में बताया था, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि एटलीस्ट रात को सोते समय हमें एक बार माउथ वॉश यूज़ करनी चाहिए। और जिनको लगता है कि हमें फ्लॉसिंग हमें डिफ़िकल्ट लगती है तो इलेक्ट्रिकल फ्लॉसर भी आते हैं, वाटर पिक बोलते हैं, थोड़ा सा महंगा होता है। तो अगर आपको करने में दिक्कत होती है, कई बार आर्थराइटिस होता है या कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है या करना आपको आता नहीं है, तो आप वाटर पिक को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे भी दिखते हैं एक फ्लॉस, आप इसको बाद में देख सकते हैं हाथ में लेके। और इन द एंड कि आपको डेंटिस्ट को कब देखना है कि आपको लगे हमारे जो मसूड़े हैं वो ज़्यादा फूल रहे हैं, उनमें से खून ज़्यादा निकल रहा है और आपकी शुगर कम या ज़्यादा हो रही है, तो सिर्फ फिजिशियन के पास ना जाएं, अपने डेंटिस्ट के पास भी जाएं और अपनी रेगुलरली सफाई करवाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं।